इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 अप्रैल का दिन चुना कि वक्फ बिल लेकर आओ तो सारे देश का ध्यान उस तरफ चला जाए, पूरा देश मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने की खुशी में डूब जाए और ये भूल जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी चूड़ी टाइट कर दी है। असल बात यह है कि बीजेपी और मोदी इस देश को धीरे धीरे विभाजन की तरफ ले जा रहे हैं। मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं, उन्हें हाशिए पर पटकना चाहते हैं, इसलिए उनके हितैषी बनकर इस तरह के एक तरफा जबरिया कानून लागू कर रहे हैं। बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में एक बिल आया है, वक्फ संशोधन बिल। सरकार कह रही है कि मुसलमानों के हित में। इससे पहले भी सरकार मुसलमानों का बहुत ख्याल रखते हुए 3 तलाक का बिल लेकर आई थी। सीएएनआरसी में भी ये कहा गया था कि मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। यानी ये बीजेपी बदली हुई बीजेपी, नरेंद्र मोदी की बीजेपी बदली हुई बीजेपी है, जो बीजेपी मुसलमानों की और मुसलमानों की आबादी, मुसलमानों की जनसंख्या, मुसलमानों की आइडियोलॉजी, विचारधारा, सियासी वोट देने के अधिकार, तमाम चीजों के उलट सियासत करती रही है। कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। वही बीजेपी प्रो मुस्लिम क्यों बन रही है, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक है, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। राकेश जी, स्वागत है आपका। राकेश जी, सवाल यहीं से है, बीजेपी कांग्रेस पर तो मुसलमानों को लेकर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही, बहुत गंभीर आरोप लगाती रही। मनमोहन सिंह को कहती रही कि आपने कह दिया था कि मुसलमानों का पहला अधिकार है देश की संपत्ति पर, इसलिए आप गलत राजनेता हैं, आपने तुष्टीकरण किया। लेकिन खुद प्रो मुस्लिम बनने की कोशिश क्यों कर रही है बीजेपी? देखिए शाकिर, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी इस वक्त कुछ असमंजस में, उसे सूझ नहीं रहा कि नरेंद्र मोदी की खास तौर से व्यक्तिगत रूप से उनकी जो छवि है, कट्टरपंथी हिंदू वाली जो छवि बनती जा रही है, मुसलमानों पर जुल्म और सितम वाली छवि बनती जा रही है, उससे कैसे निजात पाई जाए। इसी के लिए वे लगातार अब मुस्लिम हितैषी होने का दम भर रहे हैं। आपने जितने उदाहरण दिए उन सब में हर मौके पर मोदी ने, अमित शाह ने, पार्टी ने, उसके सोशल मीडिया सेल ने यह साबित करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार मुसलमानों का भला कर रही है, जो अब तक कांग्रेस ने कभी नहीं किया। सही कहा आपने, बहुत मजेदार बात है। ये वही बीजेपी है कि जिसके पुरखा आजादी के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते रहे, और अब कह रहे हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो दोनों बातें तो नहीं हो सकती ना। अगर तुष्टीकरण किया होगा तो उनके लिए कुछ किया होगा, और कुछ नहीं किया तो तुष्टीकरण कैसे किया मुसलमानों का। अब सवाल यह है कि मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं इसके 2-3 बड़े कारण समझना चाहता हूं। खास तौर से जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी की छवि खराब हो रही है, भारत की छवि खराब हो रही है, उसको लेकर अब मोदी और उनकी सरकार को चिंता होने लगी। अभी एक हफ्ते पहले अमेरिका की एक संस्था है, आयोग है, कमीशन है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, संयुक्त राज्य अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग, उसकी रिपोर्ट आई है। और वो कोई ऐसी संस्था नहीं है एनजीओ टाइप, वो सरकारी संस्था है, आयोग है सरकार का। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए, खास तौर से मुसलमानों के लिए सेफ नहीं है। भारत खतरनाक होता जा रहा है। इससे पहले भी तमाम ह्यूमन राइट वॉच, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं, खुद डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया भर के लोग ये कहते रहे कि भारत में धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, हिंदू कट्टरपंथ बढ़ रहा है। अब मुझे लग रहा है मोदी जी उस इमेज को बदलना चाहते हैं, डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं अपनी इमेज पर, कुछ पेंटिंग करके, कुछ रंग रोगन करके इमेज चमकाने की कोशिश है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मोदी और बीजेपी मुसलमानों का हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, उन्हीं की सरकार में उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, जहां जहां उनकी सरकारें हैं, या देश भर में जहां सरकारें नहीं भी हैं, वहां इन्हीं के अनुयायी, इन्हीं के समर्थक तो मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अदना सा पुलिस अफसर कह देता है कि छत पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। मस्जिदें, मजारें ढकनी पड़ी थी होली के दिन। मेरठ में एक अधिकारी कह देता है सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस जब्त हो जाएगा।
तो ये जो दो भांति है, ये जो पाखंड है कि एक तरफ मोदी और उनकी सरकार मुसलमानों का हितैषी खुद को साबित करना चाहती है, और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकारें राज्यों में उनके समर्थक मुसलमानों पर जबरदस्त अत्याचार कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग हो रही है, लगातार हो रही है। आप देखिए, दोयम दर्जे का नागरिक मुसलमानों को बनाने पर खुले हुए हैं बीजेपी के लोग। अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई है। और अब ये वक्फ बिल जो है, जो मुसलमानों का हितैषी बताकर लाया गया है, उनका भला हो जाएगा, इसको लेकर भी बिल लाने से पहले इस तरह की भ्रांतियां समाज में फैलाई गई। बीजेपी और उनके सोशल मीडिया सेल ने, उनके प्रचार तंत्र ने, कि मुसलमान तो जिस जमीन पर हाथ रख दे वो वक्फी हो जाती, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, ट्रिब्यूनल से ऊपर सुनवाई नहीं है। ये सारे भ्रम कल से अब तक जो सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में बहसें चल रही हैं, उसके बाद दूर हो जाने चाहिए। जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसके फैसले के खिलाफ अपील हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। कोई जमीन ऐसे ही वक्फ भी नहीं हो जाती। कोई व्यक्ति अगर दान भी देना चाहता है तो उसकी पूरी पड़ताल होती है, स्थानीय प्रशासन उसकी जांच करता है। जब साबित हो जाता है कि वो सही साफ सुथरी जमीन है, तब वो वक्फी होती है। लेकिन असल बात यह है कि बीजेपी और मोदी इस देश को धीरे धीरे विभाजन की तरफ ले जा रहे हैं। मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं, उन्हें हाशिए पर पटकना चाहते हैं। इसलिए उनके हितैषी बनकर इस तरह के एक तरफा जबरिया कानून लागू कर रहे हैं। जी राकेश जी, ये इस बिल को मुसलमान के हित में बताने वाले ये वही लोग हैं जो 370 हटने के बाद कश्मीर में न जाने कितने प्लॉट खरीदने वाले थे, न जाने कि कश्मीर में जाकर कितनी शादियां करने वाले थे। ये वही लोग हैं जो हर बिल की, हर कदम की ऐसी तारीफ करते हैं जिसके नतीजे में ये होता है कि समझ में ये नहीं आता कि ये तारीफ कर रहे हैं या फिर रटी रटाई स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं, जो आजकल न्यूज एंकर्स भी लगातार कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं, अखिलेश यादव कल भाषण दे रहे थे तो वो सामने पूर्व कांग्रेसी नेता जो बीजेपी में जाकर मंत्री बन गए, वो जब चिल्ला रहे थे, अखिलेश यादव ने कहा ये वही पूर्व कांग्रेसी है जो वहां बैठ के चिल्ला रहे हैं। कांग्रेस से आने वाले लोगों को बीजेपी में जगह मिलती गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे तमाम नाम जुड़ते चले गए और वो बीजेपी की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पे आते चले गए, उनके चेहरा बनते चले गए। बीजेपी के चेहरे पीछे चले गए, जो बीजेपी के लिए आइडियोलॉजिकली काम करते थे वो पीछे होते चले जा रहे हैं। क्या ये वही उसी को हम समझें इस तरह से कि प्रो मुस्लिम छवि आप बीजेपी की आगे कर रहे हैं, और जो एक कट्टर छवि थी जिसके नाम पर आप 2 सीटों से लेकर यहां तक पहुंचे हैं, उस छवि को आप पीछे धकेलते चले जा रहे हैं। तो क्या ये बीजेपी में एक चेंज हो रहा है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, या 75 साल की उम्र में अब रिटायरमेंट ना हो इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि एक छवि एक सर्वमान्य नेता की बन जाए, ऐसी बन जाए कि भाई हमें तो सब हर कोई पसंद करता है, हर कोई सपोर्ट करता है। एक वक्त के बाद जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की बन गई थी, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ एक कट्टर छवि को लेकर उभरना शुरू कर दें, क्योंकि बीजेपी के भीतर जो चल रहा है वो भी समझना जरूरी हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जब प्रधानमंत्री या मोदी की सौगात बांटते हैं तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई जहां नमाज पढ़ने की जगह वहां पढ़ना, इससे इधर उधर गए तो फिर अच्छा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का जैसे जैसे आपने हवाले दिए, वो तमाम चीजें तब हो रही थी जब प्रधानमंत्री यहाँ मोदी की सौगात बांट रहे थे। ये बीजेपी के भीतर की पॉलिटिक्स है जिसे आरएसएस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। देखिए, बीजेपी के भीतर भी बहुत कुछ घटित हो रहा है। एक तो नरेंद्र मोदी इस साल बहुत जल्दी, चंद महीने बाद 75 साल के होने जा रहे हैं। उनके अपने बनाए हुए नियम से उन्हें वानप्रस्थ आश्रम में मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए, लेकिन जब खुद पर आ गई है तो वे दूसरे तरह की कवायद कर रहे हैं। अंदर का जो सत्ता संघर्ष है उसमें योगी आदित्यनाथ है, अमित शाह है, नितिन गडकरी हैं, राजनाथ सिंह है, देवेंद्र फडणवीस हैं, कई दावेदार हैं। यही वजह है कि पार्टी का अंदरूनी संघर्ष अब तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाया। कल अमित शाह जरूर टोक रहे थे परसों अखिलेश यादव को कि चलिए आपको 50 साल के लिए अध्यक्ष बनाया, हमारे यहाँ तो करोड़ों कार्यकर्ता चुनते हैं अध्यक्ष। कितना बड़ा पाखंड है। जिस पार्टी में कोई चुनाव होता ही नहीं है, पिछली बार 2 बार से जगत प्रकाश नड्डा कैसे अध्यक्ष बने हैं? कौन से करोड़ों कार्यकर्ताओं ने वोट डाले थे? कौन सा उनका मतदाता मंडल था? उसके बाद उनका कार्यकाल खत्म हो गया, वे एक्सटेंशन पर हैं।
एक व्यक्ति एक पद, ये नारा भी बीजेपी का ही दिया हुआ है, लेकिन जेपी नड्डा केंद्र में मंत्री भी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे। 9 महीने हो गए, अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा। तो मुझे लग रहा है पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और इसमें एक बड़ा कोण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जहां मोदी जी अभी हाजिरी लगाकर आए। हमारे दर्शक एक बार फिर जान लें कि पिछले 11 साल में ये पहला मौका था जब नरेंद्र मोदी संघ मुख्यालय गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद वे एक बार भी डॉक्टर हेडगेवार संघ के संस्थापक, उनके नाम का जो स्मृति मंदिर है, जहां उनकी समाधि बनी है, जहां दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर की समाधि बनी है नागपुर में, एक ही जगह दोनों की समाधियां हैं। मोदी जी 10 साल वहां भूले से भी नहीं गए, जबकि वे नागपुर जाते रहे, कई कार्यक्रमों में गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले रात्रि विश्राम भी किया था, लेकिन तब भी संघ मुख्यालय नहीं गए। ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि इस बार उन्हें डॉक्टर मोहन भागवत से मिलने के लिए और हेडगेवार और गोलवलकर के पास जाना पड़ा? वजह वही है कि 75 साल की उम्र होने वाली है। संघ लगातार उनको लेकर असहज है। संघ हो सकता अब नहीं चाहता हो कि नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बने रहे सितंबर के बाद। वैकल्पिक नामों पर विचार चल रहा होगा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला इसीलिए नहीं हो पा रहा, और इस बीच में मोदी अपनी छवि सुधारने में लग गए। मुझे लग रहा है इस पूरी गफलत में जो पार्टी का समर्थक है वो भी किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया है, वो भ्रमित हो गया है। जो अंधभक्त है मोदी को, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम तो मोदी को हिंदू हृदय सम्राट मानकर चल रहे थे, ये तो मुस्लिम हृदय सम्राट बने जा रहे हैं। पार्टी और पार्टी की सरकार दिन रात मुसलमानों की चिंता कर रही है। ईद पर सौगातें मोदी बट रहा है, होली दिवाली पर तो मोदी की तरफ से कोई सौगात नहीं बटी, किसी को कोई गुजिया नहीं बांटी गई, मंदिरों में सिलेंडर भी जाकर नहीं मिला, सिलेंडर भी नहीं मिला। सिलेंडर नहीं मिला आज तक होली दिवाली वाला उत्तर प्रदेश वालों को। तो बीजेपी का जो और मोदी का जो अंधभक्त है, वो पूरा कुनबा इस वक्त अंदर से बहुत पीड़ित है। वो बता नहीं पा रहा उसे कितना दर्द हो रहा है। आप याद कर लीजिए कि जब सौगातें मोदी ईद पर बट रही थी 32,000 मस्जिदों में, 32 लाख मुसलमानों को, उस वक्त संघ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, मोदी के समर्थकों को कैसा लगा होगा। उनका दर्द तो कोई सुनना भी नहीं चाह रहा, बेचारे रो भी नहीं पा रहे हैं सबके सामने, इतनी पीड़ा में है वे। और अब मोदी जी ये वक्त बिल ले आए, और वो भी इस दावे के साथ कि मुसलमानों का भला होगा। भला वाला कुछ नहीं होगा, वे अतिक्रमण कर रहे हैं। संविधान के कई ऐसे अनुच्छेद हैं शाकिर जिनका उल्लंघन है। ये धार्मिक स्वतंत्रता, जो रिलीजियस फ्रीडम है, उसकी आजादी देता है संविधान का अनुच्छेद 25-26। सभी संप्रदायों को अपनी संस्थाओं को संचालित करने की आजादी देता है संविधान, अनुच्छेद 30। कई और ऐसे अनुच्छेद हैं जिनका अतिक्रमण है वक्फ बिल, और उसमें से भी आप अमित शाह ने कल कह दिया कि उसमें गैर मुस्लिम शामिल नहीं किए जाएंगे, और सुबह किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि उसमें 2 मेंबर गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। तो कल ये सवाल पूछा गया, क्या राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमान होंगे, ईसाई होंगे? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में हिंदू या मुसलमान हो सकते हैं क्या? तिरुपति तिरुमाला का जो ट्रस्ट है उसमें दूसरे धर्म के लोग हो सकते हैं क्या? और तो और आप देखिए, बनारस में जो मंदिर है उसका जो ट्रस्ट है, उसका अध्यक्ष पदेन तौर पर कलेक्टर होता है, वहां का जिलाधिकारी। लेकिन इसके बावजूद वहां लिखा हुआ उसके नियमों में, उसके बायलॉज में, कि अगर कलेक्टर मुसलमान होगा, गैर हिंदू होगा, तो उसका वो ट्रस्टी नहीं हो सकेगा, ट्रस्टी चेयरमैन नहीं होगा। फिर जो नंबर 2 होगा कलेक्टर के बाद, एडिशनल कलेक्टर एडीएम, जो हिंदू होगा उसे बनाया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से ये लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात कर रहे हैं। जी राकेश जी, एक चीज ये थोड़ा सा दर्शकों के लिए बताइए, ये किस तरह से अभी औरंगजेब की कब्र को लेकर पूरा विवाद चढ़ा, देवेंद्र फडणवीस से लेकर नीतीश राणे, पूरे महाराष्ट्र की बीजेपी, उद्धव शिंदे गुट की शिवसेना हो, सब लोग लग गए कि कब्र को उखाड़ देंगे, बाहर फेंक देंगे। हंगामा मचा, नागपुर में तो हालात बस से बदतर हो गए, पूरे देश में अराजकता का एक माहौल बना, चिंता की बात। आरएसएस के नेता
आखिर में आते हैं 2 दिन पहले और कहते हैं कि कब्र जहाँ थी वहीं रहेगी, कोई नहीं हटा सकता और ऐसे कोई कब्र नहीं हटाई जाएगी, कब्र जहाँ है वैसे ही रहेगी। ये हो क्या रहा है? आरएसएस के यही महाशय 3 दिन पहले भी बोल सकते थे, 4 दिन पहले भी बोल सकते थे कि साहब ऐसा ये जो विवाद हो रहा है ना ये गलत है और ये जो चीज़ है जहाँ वो वहाँ वैसे ही रहेगी। अब आरएसएस की तरफ से जब ये बयान आ गया तो देवेंद्र फडणवीस क्या बोलेंगे? देवेंद्र फडणवीस क्यों नहीं अब कह रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई, आरएसएस जो समझा रही है मेरे समझ में आया। ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? एक तरफ देखिए आप शायद सेंटिमेंट को उभारेंगे कबर के नाम पर, दूसरी तरफ वक्फ बिल को लेकर आएंगे कि ये प्रो मुस्लिम है, मुसलमानों के हित में है, तो दूसरे सेंटिमेंट को भी आप सहारा देने की कोशिश करेंगे। देखिए शाकिर, ये औरंगजेब की कब्र का मामला आरएसएस और बीजेपी पर बहुत भारी पड़ गया। पहले मैं आपके सवाल का उत्तर दे दूं कि देवेंद्र फडणवीस अब क्यों नहीं बोलेंगे। बोले हैं वो। सुरेश भैया जी जोशी, जिन्होंने ये कहा कि औरंगजेब का मसला अनावश्यक है, ये कोई मुद्दा नहीं है, उनकी मृत्यु यहीं हुई थी, इसलिए उनकी कब्र यहाँ है, जिसे देखना हो वो देखने जा सकता है। ये सुरेश भैया जी जोशी कह रहे हैं। इससे चंद दिन पहले बेंगलोर में आरएसएस की जो प्रतिनिधि सभा की बैठक थी, वहां उनके जो प्रचार प्रमुख हैं सुनील आम्बेकर, उन्होंने भी कह दिया था कि ये प्रासंगिक नहीं है मुद्दा। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस को यह कहना पड़ा कि सरकार उस कब्र की हिफाजत करेगी, हमारी जिम्मेदारी है। ये वही देवेंद्र फडणवीस हैं जो चंद दिनों पहले कह रहे थे कि मैं भी नहीं चाहता हूं, मुझे भी मंजूर नहीं है औरंगजेब की कब्र, लेकिन कुछ चीजें कानून के जरिए ही की जा सकती हैं तो की जाएंगी। उसके बाद हिंदू संगठनों ने कहा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने कहा कि कार सेवा की तरह अयोध्या स्टाइल में, यह शब्द था विश्व हिंदू परिषद का, अयोध्या स्टाइल में कार सेवा करके औरंगजेब की कब्र वहां से हटाई जाएगी। अब आते हैं उस यक्ष प्रश्न पर कि जो इतना सब कर रहे थे, 1 महीना पूरे देश को मथ कर रख दिया औरंगजेब की कब्र हटाना चाहिए, औरंगजेब अत्याचारी था, उसने बहुत जुल्म किए थे, संभाजी महाराज को उसने तड़पा तड़पा कर मारा था, ये सारी चीजें सही हैं। लेकिन जैसे ही औरंगजेब का इतिहास खंगाला गया, साथ में हिंदू राजाओं का इतिहास भी उभर कर आ गया। उसी दिन से शुरू हुई परेशानी। जब आप औरंगजेब का जिक्र करेंगे, उसके अत्याचारों की बात करेंगे, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उसके सबसे खास सिपह सालार मिर्जा राजा जय सिंह थे। दक्षिण अभियानों के तो वे पूरे कमांडर इन चीफ थे उसके सैन्य अभियान। तो मिर्जा राजा जय सिंह कौन? जयपुर राजघराने के राजा, उनकी पड़पोती, जो भी रिश्ता उनका आता है सिलसिले में, दिया कुमारी जी, वे तो बीजेपी की सरकार में उप मुख्यमंत्री है। महादजी सिंधिया द ग्रेट मराठा, वो भी मुगलों के साथ थे। दिल्ली के तख्त पर शाह आलम को 2 बार बिठाने का काम महादजी सिंधिया ने किया। एक दफा शाह आलम का एक वजीर था अफरासियाब खान, उसने बहुत अत्याचार किए, बहुत परेशान करता था शाह आलम को, तो महादजी सिंधिया से फरियाद की। सिंधिया पहुंचे ग्वालियर से, अफरासियाब खा का सफाया करके दोबारा गद्दी पर बिठाना। 4 साल बाद फिर ऐसी नौबत आ गई। एक गुलाम कादिर था, रोहिल्ला सरदार, उसने शाह आलम की आंखें निकाल ली, इतना जुल्म किया। फिर महादजी सिंधिया पहुंचे, उन्होंने गुलाम कादिर को मार भगाया, बाद में गिरफ्तार करके शाह आलम को सौंप दिया। शाह आलम को दोबारा गद्दी पर बिठलवाया, पदवियां विरुद्ध लेकर आए अपने लिए और पेशवा के लिए। औरंगजेब के दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू राजा थे, अकबर के दरबार में हिंदू राजा थे। हिंदू राजाओं की, सम्राटों की रिश्तेदारियां मुगलों के साथ थे। तो जैसे ही ये सारे सवाल सामने खड़े हुए, वो ओवैसी की पार्टी के एक प्रवक्ता हसीम वकार, उन्होंने हर चैनल पर पूछना शुरू कर दिया कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो औरंगजेब का साथ देने वाले मिर्जा राजा जय सिंह और उनकी वंशज वे कौन हुए? मुगलों का साथ देने वाले महादजी सिंधिया और उनके वंशज कौन हुए? ज्योतिरादित्य सिंधिया दिया कुमारी सरकार में क्यों है? तब बीजेपी को लगा, आरएसएस को लगा कि इससे तो हिंदू राजाओं की पोल खुलना शुरू हो गई, इससे तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्यों का कोई जवाब नहीं होता, इसकी कोई काट नहीं कर सकता। संघ का कोई इतिहासकार इस बात से इनकार नहीं कर सकता
कि मिर्जा राजा जयसिंह ही वो व्यक्ति थे जो शिवाजी को धोखे से लाए थे आगरा के किले में कैद करने, तो उनके वंशजों को तो आप मंत्री बना के रखेंगे, मुसलमानों को गाली देंगे, ये कैसे चलेगा? सारी रिश्तेदारियां, बहुत लंबी फहरिस्त है, हमारे समय नहीं है हमारे पास उतना। जी। इससे घबराकर फिर संघ ने ये निर्णय लिया कि हमारी ही बदनामी हो रही है, हिंदुओं की बदनामी हो रही है, उनका ही चरित्र खुलकर सामने आ रहा है कि कितनी रानियां मुगल बादशाहों से ब्याही गई थी, राजपूत, कछवाहा और तमाम सारे राजाओं की बेटियां बहनें मुगल बादशाहों को ब्याही गई थी। उससे घबराने के बाद फिर संघ ने यह फैसला किया कि यह मुद्दा अप्रासंगिक है, अनावश्यक है, लेकिन इस देश को 1 महीने तक झंझावात में रखा। नागपुर जैसे शहर में दंगा हुआ जहां पिछले 100 साल से कोई दंगा नहीं हुआ था, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या संघ माफी मांगेगा? क्या देवेंद्र फडणवीस, नीतीश राणे, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल देश के सामने आकर हाथ जोड़कर कहेंगे कि हमने गलत मुद्दा उठाया था, हम माफी चाहते हैं, हमारे पुरखे भी अंग्रेजों के ताबेदार थे? निश्चित ही ऐसा नहीं करेंगे, फिर कोई नया मुद्दा लेकर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर संघ और बीजेपी इसमें मात खा गए। जी, मेरा सवाल ये था कि वक्फ का जो ये बिल लाया गया, कहा जा रहा है कि कई मुद्दों को दबाने के लिए, टाइमिंग पे सवाल, क्योंकि जिस वक्त बिल आया उस वक्त अमेरिका ने नए टैरिफ को लागू कर दिया, और नए टैरिफ को लागू होने के साथ ही उसने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से टैक्स लेते हैं अमेरिका से, हम भी अब वही करने जा रहे हैं। फिर खबर आई कि टेस्ला के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का दिल पसीज गया, नरमी आ गई, भावुक हो गए और टेस्ला के लिए राहत दे दी। क्या इन मुद्दों पर संसद के भीतर बहस होनी नहीं चाहिए थी? क्या देश को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए था कि अमेरिका जैसा देश अगर भारत के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है और हम उसके बदले में टेस्ला के लिए राहत देते जा रहे हैं, तो कम से कम ये एक सैद्धांतिक फैसला जो आप करने जा रहे हैं इतना बड़ा, तो देश को बताना चाहिए था। इस पर चर्चा होती, इस पर बहस होती, उससे कर वक़्त का मुद्दा हावी करके एक बार फिर एक हाइप बनाने की कोशिश हो रही है। या बिहार का चुनाव करीब है, इसलिए उस पर फोकस किया जा रहा है? देखिए टाइमिंग तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। पूरी दुनिया को मालूम था कि डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे, जैसे को तैसा। जैसे को तैसा करने में भारत के कारोबार की तो कमर टूट जाएगी। लेकिन एक मजेदार बात हम पहले बता दें हमारे दर्शकों को, फिर इस पर आएंगे। बहुत ही मजेदार बात है शाकिर, हमारे दर्शकों को हंसी आएगी सुनकर। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के जिन देशों पर, जिन जिन इलाकों पर टैरिफ लगाया है, उसमें 2 ऐसी जगह हैं जहां इंसान नहीं रहता। एक हर्ड आइलैंड है, हर्ड आइलैंड्स, और दूसरा है मैकडोनाल्ड आइलैंड्स। ये हिंद महासागर के द्वीप समूह है, वहां पर पेंगुइन रहते हैं, मनुष्य नहीं रहता, नो मैंस लैंड है, वहां इंसान नाम की चीज ही नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप जो सूची कल दिखा रहे थे लंबी सी, उसमें इन दोनों द्वीप समूहों के नाम भी है, उन पर भी 10% टैरिफ लगा दिया गया है। तो अब पेंगुइन टैरिफ कैसे अदा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप जाने। खैर ये एक हास प्रयास का विषय है, लेकिन पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ रही है इस बात को लेकर। भारत की बात करें तो हमारे लिए अमेरिका के साथ इस तरह के व्यापार में बहुत मुसीबतें आने वाली। हमारे जो छोटे व्यापार हैं, एमएसएमई है, उनका तो पटरा बैठ जाने वाला है। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 अप्रैल का दिन चुना, वक्फ बिल लेकर आओ तो सारे देश का ध्यान उस तरफ चला जाए, पूरा देश मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने की खुशी में डूब जाए और ये भूल जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी चूड़ी टाइट कर दी है, हमारी कलाई टूटने वाली है, इतनी ज्यादा टाइट कर दी है कारोबार की कलाई। और आज पहले ही दिन शेयर बाजार औंधे मुंह गिर पड़ा, ध्वस्त हो गया नई टैरिफ पॉलिसी आती। तो ये जानबूझकर किया गया, क्योंकि पहले से मालूम था। डोनाल्ड ट्रंप तो 1-1.5 महीने शपथ लेने के बाद ही कह चुके थे 2 अप्रैल से लगाऊंगा, मोदी के सामने कह चुके थे बिठाकर, बगल में बैठे थे नरेंद्र मोदी। रेसिप्रोकल टैरिफ की बात तो मोदी के सामने कही थी। आपका सवाल वाजिब है, होना तो ये चाहिए था कि भारत सरकार को संसद में इस पर चर्चा करनी चाहिए, प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री, विदेश मंत्री इस पर बयान दें कि इसका मुकाबला कैसे करेंगे, क्या अमेरिका से आग्रह करेंगे कि ऐसा मत कीजिए।
हमारा जो दो चौपहिया वाहनों का जो कारोबार है, टेस्ला अगर आएगा तो यहाँ बाकी का क्या होगा, भारतीय कंपनियों का। इसका जवाब देना चाहिए था, एक आधिकारिक बयान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आना चाहिए था, लेकिन सरकार को तो कोई फिक्र ही नहीं है ऐसे मुद्दों। इसलिए वो बिहार के चुनाव को नजर में रखकर ये बिल लेकर आई है, लेकिन वहां उन्हें नुकसान हो सकता है, नीतीश कुमार को भी नुकसान हो सकता है। 12% मुसलमानों ने वोट दिया था पिछले बार नीतीश कुमार को। तो ये जो जरूरी मुद्दे हैं, और उसमें भी एक मुद्दा और जोड़ लीजिए, आज ही राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण में कहा है कि चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी घेर ली है, और हमारे राजदूत, हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारी केक काट रहे हैं। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, 75 साल की दोस्ती चीन के साथ, 21 जवान शहीद हो गए, उस पर मोदी सरकार आज तक कुछ नहीं बोली। तो ये जो जरूरी मुद्दे हैं जिन पर सरकार घिरी हुई है, उन पर बात नहीं करना चाहते न नरेंद्र मोदी, न उनके मंत्री, न उनकी सरकार। इसलिए सिर्फ मुसलमानों वाले मुद्दों को सामने लाकर रखा जाता है, चाहे औरंगजेब की कब्र का मुद्दा हो, चाहे नमाज पढ़ने का मुद्दा हो, चाहे और ऐसे विषय हो, और अंत में देश ठगा सा खड़ा रह जाता है। जी, बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।